तो एक आम सा दिखने वाला टिड्डा, हम सबने कभी ना कभी इसे अपने बगीचे में फुदकते हुए देखा ही होगा, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो छोटा सा जीव है, ये असल में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है? मतलब अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना ज्यादा, वो भी पलक झपकते ही। ये कैसे मुमकिन है? ये कोई मामूली छलांग तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक छोटे से शरीर में छिपी हुई जबरदस्त शक्ति और कमाल की सटीकता का प्रदर्शन है। तो चलिए हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है ना, ये असल में 3 चीज़ों का एक कमाल का मेल है: शक्ति, मैकेनिक्स और न्यूरल कंट्रोल। और इस जैविक चमत्कार को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, इसका अनोखा शरीर; दूसरा, इसका तेजी से काम करने वाला नर्वस सिस्टम; और तीसरा, वो ईंधन सिस्टम जो इसे इतनी ऊर्जा देता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्डवेयर की, मतलब वो बाहरी ढांचा जो इस जबरदस्त छलांग को मुमकिन बनाता है। अगर ध्यान से देखें तो टिड्डे का शरीर एक तरह से किसी एक्सपर्ट गुलेल की तरह डिजाइन किया गया है। अब देखिए, ज्यादातर कीड़ों का शरीर जो है वो एक ही जैसे हिस्सों की लंबी लड़ी जैसा नहीं होता, नहीं, बल्कि ये 3 खास हिस्सों में बटा होता है। साइंटिस्ट इन्हें टैगमाटा कहते हैं। ये 3 हिस्से हैं: सिर, वक्ष यानी छाती का हिस्सा, और पेट। और मजे की बात यह है कि हर हिस्से का अपना एक बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी काम होता है। और जब बात आती है कूदने की, तो असली हीरो कौन है? वो है शरीर का बीच का हिस्सा, जिसे वक्ष कहते हैं। इसे टिड्डे का इंजन रूम या पावर हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सारे पैर और पंख यहीं से जुड़े होते हैं। यही वो हिस्सा है जो इसे जमीन और हवा दोनों में हरकत करने की ताकत देता है। तो ये जो कूदने वाला पिछला पैर है ना, ये सिर्फ एक पैर नहीं है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिकल लीवर है। इसकी जो मजबूत जांघ है, जिसे फीमर कहते हैं, उसी के अंदर वो जबरदस्त मांसपेशी होती है जो छलांग की सारी ताकत पैदा करती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसका जो बाहरी खोल है ना, क्यूटिकल, वो खुद एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। ये छलांग से पहले ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके रखता है। और ये डिजाइन इतना स्पेशल है कि इसे देखकर साफ पता चलता है कि इसकी पिछली टांगें सिर्फ एक ही काम के लिए बनी हैं, और वो है एक जबरदस्त छलांग लगाना। ये इसके आगे के चलने वाले पैरों से एकदम अलग हैं और कहीं ज्यादा एडवांस्ड भी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन पैरों में एक और टैलेंट छिपा है। कभी टिड्डों की वो चर चर की आवाज सुनी है? हाँ, तो वो आवाज भी इन्हीं पैरों से आती है। असल में इनकी जांघों पर छोटे छोटे खूंटे जैसे बने होते हैं, और जब ये उन्हें अपने पंखों से रगड़ते हैं तो वो अपनी खास धुन पैदा करते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो हार्डवेयर तो एकदम तैयार है, एक परफेक्ट गुलेल। पर इस गुलेल को चलाता कौन है? ट्रिगर कौन दबाता है? चलिए अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यानी इसके नर्वस सिस्टम की। इंसानों से ये काफी अलग है। देखिए, हम लोगों में सारा कंट्रोल एक बड़े से दिमाग में होता है ना? पर टिड्डे का नर्वस सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसके शरीर के हर हिस्से में न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं। और ये गैंग्लिया एक तरह से मिनी ब्रेन का काम करते हैं, जो अपने अपने इलाके के फैसले खुद ही ले लेते हैं। और ये सिस्टम कमाल का एफिशिएंट है। और अब जो बात सामने आने वाली है, वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए जरा, छलांग लगाने वाली उस विशाल मांसपेशी को कंट्रोल करने के लिए कितने न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती होगी? 100, 1000? अंदाजा लगाइए। नहीं, जवाब है सिर्फ 4। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4 मोटर न्यूरॉन्स। इन 4 में से भी 3 न्यूरॉन्स तो एकदम सामान्य काम करते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना या एक जगह खड़े रहना। लेकिन जो चौथा न्यूरॉन है, जिसे कहते हैं फास्ट एक्सटेंसर टिबिया या शॉर्ट में FETI, वही असली गेम चेंजर है। यही वो फाइनल ट्रिगर है जो उस विस्फोटक छलांग को अंजाम देता है। और फेटी के काम करने का तरीका सच में शानदार है। होता क्या है कि जब ये न्यूरॉन एक सिग्नल भेजता है, तो वो मांसपेशी इतनी तेजी और जोर से सिकुड़ती है कि पैर का जो स्प्रिंग है यानी क्यूटिकल, वो पूरी तरह से खिंच जाता है, एकदम तन जाता है। और फिर जैसे ही सिग्नल बंद होता है, ये सारी जमा की हुई एनर्जी एक झटके में एक विस्फोटक छलांग के रूप में बाहर निकलती है। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ऑन ऑफ स्विच की तरह है। तो हमारे पास एक मैकेनिकल गुलेल भी है और एक न्यूरल ट्रिगर भी।
लेकिन इतनी जबरदस्त विस्फोटक हरकत के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए ईंधन यानी फ्यूल कहां से मिलता है? और यहां पर एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। टिड्डों के पास हम लोगों की तरह फेफड़े नहीं होते, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? उनके शरीर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं, और हवा इन्हीं छेदों से सीधे उनके शरीर के अंदर चली जाती है। और ये सिस्टम है तो बहुत सिंपल लेकिन कमाल का असरदार है। हवा इन स्पाइरैकल से अंदर आती है और फिर ट्रेकिया नाम की ट्यूबों के एक पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। ये ट्यूब्स फिर और भी पतली पतली शाखाओं में बढ़कर सीधे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। मतलब न खून का झंझट, न फेफड़ों का, बस ऑक्सीजन की सीधी होम डिलीवरी। तो हमने इसका शरीर देख लिया, इसके न्यूरॉन्स को समझ लिया और इसके फ्यूल सिस्टम पर भी नजर डाल ली। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि इतना अनोखा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर बना कैसे? और इसका जवाब लाखों सालों के एवोल्यूशन यानी विकास में छिपा है। याद है हमने शुरू में शरीर के 3 खास हिस्सों टैगमाटा की बात की थी। जिस प्रोसेस से शरीर इन 3 हिस्सों में बटा उसे टैगमोसिस कहते हैं। और ये सिर्फ शरीर के हिस्सों को जोड़ना भर नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है हर एक हिस्से को किसी एक खास काम में एक्सपर्ट बना देना। अगर हम लाखों साल पीछे मुड़कर देखें तो कीड़ों के जो पूर्वज थे उनका शरीर केंचुए की तरह एक जैसे कई खंडों से बना था। पर फिर एवोल्यूशन के दौरान ये खंड आपस में जुड़कर ग्रुप्स बनाने लगे और धीरे धीरे इन ग्रुप्स को खास काम सौंप दिए गए। जैसे सिर को मिला सेंसरी काम, देखना, सूंघना, पेट को मिला पाचन और बाकी अंदरूनी काम, और वक्ष को उसे सिर्फ एक ही काम दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट। और यही सबसे जरूरी बात है। कामों का ये जो बंटवारा हुआ ना, इसकी वजह से एवोल्यूशन ने वक्ष को बाकी सारी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया ताकि वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सके, और वो थी गति। और इसी स्पेशलाइजेशन ने इसे एक परफेक्ट मोशन मशीन में बदल दिया जो आज हमारे सामने ये हैरान कर देने वाली छलांग लगाती है। तो टिड्डे की ये छलांग हमें एक बड़ी मजेदार बात याद दिलाती है, ये कि हमारे चारों ओर, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने, सबसे आम सी जगहों पर भी इंजीनियरिंग के कैसे कैसे असाधारण चमत्कार छुपे हुए हैं। तो अगली बार जब कोई टिड्डा दिखे तो शायद हम उसे सिर्फ एक कीड़े की तरह नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल मास्टरपीस की तरह देखेंगे।